कभी किसी गांव में सूर्य नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह भोला भाला था। वह अपने भैया भाभी के साथ रहा करता था। भाभी, मैं आ गया, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आ गया हराम की रोटी तोड़ने को, पता नहीं कितना खाता है। जब देखो खाना खाना करता रहता है। इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुझे सुकून से जीने नहीं देगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और सूर्या के लिए खाना लेकर आती है। ये लो सूर्या, खाना खा लो, गरम गरम ही बना कर लाई हूँ। वह खाना देकर चली जाती है और सूर्या खुद से कहता है, भाभी मुझसे पिछले कुछ दिनों से सही तरह से बात नहीं कर रही हैं। लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं इस बारे में बड़े भैया से बात करूंगा, तभी जाकर पता चलेगा कि भाभी किस बात पर नाराज है। शाम को सूर्या का बड़ा भाई सोमू दुकान से घर आ जाता है और तभी वहाँ सूर्या खड़ा सोमू से कहता है, भैया, भाभी मुझसे कुछ दिनों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं। बस गुस्से में खाना दे जाती हैं और गुस्से में चली जाती हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। क्या आपको पता है क्या मैंने क्या गलती कर दी? ऐसी कोई बात नहीं है सूर्या। यदि फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी भाभी से पूछूंगा क्यों ऐसा कर रही हो मेरे भाई के साथ। सोमू वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है, नीलम, क्या हुआ? सूर्य कह रहा था कि तुम उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही हो। अच्छा, तो अब ये चुगली भी करने लगा जिससे कि हम दोनों में झगड़ा हो। मैं समझ रही हूँ इसकी चाल। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो उसके बारे में। देखो बहुत हो गया, आखिर कब तक हम उसे इसी तरह अपने घर में पालते रहेंगे। उसे अब अपने घर से निकालो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ठीक है, गुस्सा मत दो, मैं कल उससे कह दूंगा, फिर वह अपना अलग काम करता रहेगा। अगले दिन सोमू अपनी दुकान पर आ जाता है और तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। वह उससे कहता है, अरे सोनू जी, मुझे अब आटा और चावल दे दीजिए। वैसे आप कितने रुपए किलो दे रहे हो? 20 रुपए किलो चावल है और 30 रुपए किलो दाल है। बताओ, कर दूं क्या पैक? अरे भैया, तुम तो बहुत महंगा बता रहे हो। मैं कल जब पड़ोस के गांव में गया था तो वहाँ के दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 10 रुपए किलो चावल है और 15 रुपए किलो दाल है, और तुम तो उनके बताए हुए दामों से 2 किलो ज़्यादा तुम बता रही हो। तो तुम वहीं से लेकर क्यों नहीं आए? मैं भी शहर जाकर यह सारा टन सामान लाता हूँ। ऐसे नहीं आ जाता है, किराया लगता है। बहुत सारा समझे बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। तुम्हें लेना है तो बताओ, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है, इस गांव में इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति की दुकान नहीं है, इसलिए है अपने आप को बहुत बड़ा दुकानदार समझता है। यदि इस गांव में अन्य किसी व्यक्ति की दुकान होती तो बताता इसे अच्छे से। ठीक है सोमू जी, दे दीजिए, जितना भी दाम होगा मैं दे दूंगा। सोमू उस व्यक्ति के लिए सामान पैक कर ही रहा होता है। तभी उसके पास एक दूसरा व्यक्ति आता है। वह सोमू के पास आकर उससे गुस्से में कहता है, क्यों सोमू, एक तो तुम 2 गुना दाम लेते हो और सही सामान भी नहीं देते हो। क्या हुआ भाई, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? अरे भैया, क्या बताऊं, मैं कल इनकी दुकान से सामान लेकर गया। चावल में और दाल में कंकड़ निकले, जिसकी वजह से मेरे घर में खाना तो बना लेकिन कोई भी व्यक्ति खा नहीं सका। सोनू रहे तो मुझे नहीं चाहिए तुमसे कोई भी सामान। तुम अपना सामान अपने पास ही रखो। चलो भैया, चलते हैं यहाँ से, पड़ोसी गाँव से लाते हैं सामान। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर सूर्या आता है और वह अपने भैया से कहता है, भैया, वह लोग गुस्से में दिखाई दे रहे थे, क्या किया आपने उनके साथ? देखो सूर्या, तुम्हें इन सब मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, समझे तुम? क्यों न पूछूं, इस दुकान में मेरा भी हिस्सा है, इसलिए मेरा भी हक बनता है कि क्या क्या चल रहा है मेरे दुकान में। देखो सूर्या, ऐसा है, जब पिताजी का देहांत हुआ था तब पिताजी ने मरने से पहले यह दुकान और हवेली मेरे नाम कर दी थी और तुम्हारे नाम पर पुरानी झोपड़ी कर दी थी। इसलिए आज के बाद अब इस दुकान में हिस्सेदार नहीं हो और तुम अब से हवेली भी बताना। सोमू कहने को तो सूर्या का बड़ा भाई था, लेकिन जब उनके पिताजी की मौत हुई थी तो सोमू ने चतुराई से उनके पिताजी से अपने नाम दुकान और हवेली करवा दी थी। उसके बाद सूर्या अपने नए घर के लिए चल देता है और वह पहुंच जाता है।
ठीक है, यह घर इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। यहाँ सूर्या खुद से यह सारी बातें कर रहा होता है और वहाँ दूसरी ओर सोमू और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज मैंने सूर्या से कह दिया कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ, इसलिए आज से हम दोनों अलग अलग होते हैं। तो उसे मैंने वह पास वाली झोपड़ी दे दी। ये तो आपने अच्छा ही किया जी, अब मुझे इस घर में रहने से कोई परेशानी नहीं है। वह लोग आपस में यही सारी बातें करते हैं और यहाँ सूर्या अपने साथ 2 गधे लेकर जंगल की ओर जाता है। अब तो मुझे लकड़ी काट कर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन क्या पता गांव वाले मुझसे लकड़ी खरीदेंगे भी या नहीं। अगर उन लोगों ने नहीं खरीदा तो मैं पड़ोसी गांव में जाकर बेच दूंगा। लेकिन जो मेरे बड़े भाई ने किया है, वह मेरा बड़ा भाई होने के बावजूद भी मेरे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। पता नहीं मैं कब अमीर बनूंगा या फिर शायद इसी तरह अपना जीवन यापन करता रहूंगा। वह अपने आप यही सारी बातें करते हुए वह वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ वह लकड़ी काटना शुरू कर देता है। वह लकड़ी काट ही रहा होता है, तभी उसे कई सारे घोड़े की आने की आवाज आती है। यह घोड़ों की आवाज कहाँ से आ रही है और यह तो मेरे ओर ही आते हुए मालूम पड़ती है। मैं जल्दी से छुप जाता हूँ, इससे पहले कि वो लोग मेरे पास आ जाएं। इतना कहकर वह पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और वहाँ से कई घोड़सवार निकलते हैं। इतने सारे घोड़े कहाँ जा रहे हैं और ये लोग कौन हैं? इन सब का पता करने के लिए मुझे इनके पीछे जाना पड़ेगा, तभी जाकर पता चलेगा कि यह सारा मामला क्या है। इतना कहकर वह उन लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है और वह देखता है कि सभी लोग घोड़े को बाहर छोड़कर अंदर जा रहे हैं। जब वह लोग अंदर जाते हैं और वह लोग वहाँ अपने साथ लाया हुआ सोना चांदी वहीं डाल देते हैं। सरदार, क्या हम लोग लूट का माल इस जगह छुपाकर सही कर रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ हम ना ही अपना कोई आदमी रखते हैं और ना ही कोई सुरक्षा के लिए इंतजाम है। तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत ही सोच समझ कर यह जगह चुनी है। मेरे लोगों में यह अफवाह फैलाई थी कि इस हवेली में भूत रहते, जिसकी वजह से यहाँ लोग भी नहीं आते हैं। वह सभी लोगों को मैंने डराया, जिसकी वजह से अब कोई भी व्यक्ति यहाँ आने की तो छोड़ो, यहाँ बाप लगने की जरूरत भी नहीं करता। अरे बहुत सरदार, क्या बात है, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। और किसी को कुछ पूछना है क्या मुझसे? आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे आप सभी लोगों का सरदार बनाया। मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों का खजाना सुरक्षित रखूं। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर सूर्य आता है और वह हवेली के अंदर चला जाता है और वहाँ वह खजाना देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह जल्दी से अपने साथ लाए बोरों में खजाना भर लेता है और अपने गधों पर वह बोरे रखकर अपने घर के लिए चल देता है और वह अपने घर आ जाता है। अब तो मेरे पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन है। अब तो मैं एक काम करता हूँ, अब किसी सुंदर सी लड़की देखकर उससे शादी कर लेता हूँ, फिर उसी के साथ अपना सुखी जीवन यापन करूँगा। वह एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी कर लेता है और समय बीतता जाता है। फिर एक दिन सूर्य अपने साथ घटी घटना चंद्रा को बताता है। चंद्रा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वह बात मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई है, यहाँ तक कि मेरे बड़े भैया को भी नहीं बताई है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं जी, मैं आपकी पत्नी ही हूँ। आप जो भी कहेंगे वह आप और मुझ तक ही सीमित रहेगा। मैं पहले अमीर नहीं था, मेरे बड़े भैया ने मेरे साथ धोखाधड़ी करके मुझे जायजा से निकाल दिया था। फिर मैंने अपना काम अलग करना शुरू किया, तभी मुझे काम करते करते कुछ डाकू दिखाई दिए। मैंने उनका पीछा किया तो उनके ठिकाने तक पहुंच गया। उसके बाद मैंने वहां कुछ दूर खड़े होकर उन लोगों के जाने का इंतजार किया। जब उनके जाने के बाद मैं अंदर गया तो मुझे वहां पर वो सोना दिखाई दिया। मैं वहां से कुछ अपने साथ ले आया, उसी से मैंने यह सारी चीजें खरीदी। अच्छा ऐसा है, वैसे वह कितना सोना होगा यह आपको पता है क्या? मुझे पता नहीं, मैंने थोड़ा बहुत ही निकाल कर अपने लिए यह सब कुछ लिया। वैसे ये क्यों पूछा तुमने? वो इसलिए ताकि हमें पता तो चले कि हमारे पास कितना सोना है हमारे आने वाले जीवन के लिए। इसलिए अब आप एक काम कीजिए, अपने बड़े भैया के पास जाइए और उनसे तराजू लेकर आइए।
सूर्या चंद्रा की बात सुनकर अपने बड़े भैया के पास जाने के लिए निकल देता है और वह अपने बड़े भैया के पास आकर कहता है, भैया मुझे अपने घर का अनाज तौलने के लिए तराजू चाहिए, तो क्या आप मुझे कुछ देर के लिए तराजू दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटे भाई, तुम थोड़ी देर यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी अंदर से आता हूँ तराजू लेकर। सूर्या घर के बाहर रुक जाता है और सोमू घर के अंदर चला जाता है। तभी वह अपने मन में सोचता है, कुछ दिनों पहले यह इतना अमीर नहीं था कि इसके खाने के भी लाले पड़े थे, और यह अब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? छोटा हो इसे कहीं से खजाना मिल गया। एक काम करता हूँ, अपने तराजू के पीछे चिपकने वाला पताल लगा देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी होगा मुझे पता चल जाएगा। वह उस तराजू में चिपकने वाला पदार्थ लगा देता है और उसके बाद वह उस तराजू को सूर्या को दे देता है। और जब वह अपने घर आ जाता है तो वह उस तराजू से सोना को तोलता है और उस तराजू के नीचे एक सोने का सिक्का चिपक जाता है और वह उस तराजू को सोमू को वापस करने के लिए चल देता है और वह उस तराजू को सोमू को दे आता है। और जब सोमू उस तराजू को देखता है तो वह नीलम से कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि सूर्या को हो ना हो पक्का उसके हाथ कोई खजाना लग गया है, और देखो मेरी बात सही निकली, उसके पास एक सोने के सिक्का मिला है। अच्छा ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने भाई को किसी भी प्रकार से अपनी बातों में लाइए और उनसे यह पता कीजिए कि यह सोना उन्हें कहाँ से मिला है। अगले ही दिन होते ही वह अपने छोटे भाई के यहाँ जाने के लिए चल देता है और उसके पास जाकर कहता है, सूर्या जब तुम छोटे थे तब माँ पापा गुजर गए, मैंने अकेले पाला है तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और तुम मुझे इतनी सी बात नहीं बता सकते हो कि यह सब तुमने किस प्रकार किया। सूर्या अपने बड़े भाई की बातों में आ जाता है और उसे सारी बातें बता देता है कि उसे यह खजाना कहाँ से मिला और किस प्रकार वहाँ से खजाना लाया जाता है। अगले ही दिन सोमू अपने साथ 2 गधे लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है और वहीं उस पुरानी हवेली के पास पहुँच जाता है और उसके अंदर जाने के बाद कहता है, भगवान इतना सारा सोना, यह तो इतना सारा सोना है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब मैं सब कुछ खरीद सकता, जो कुछ भी मुझे चाहिए होगा। सोमू इतना कहकर सोना अपने साथ लाए थैलों में भरने लगता है और बाहर वहीं डाकू लोग आ जाते हैं और वह अंदर आ जाते हैं तो वह देखते हैं कि सोमू उनके ठिकाने पर आ गया, इसीलिए वह लोग उसे बंदी बना लेते हैं। तभी सरदार उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो मेरे छोटे भाई ने मुझे यह जगह के बारे में बताया था, इसलिए मैं यहाँ आया, मैं तो एक सीधा साधा दुकानदार हूँ। अच्छा तो भाई तुम्हारा छोटा भाई है, सुनो इसे बांध दो, उसके बाद इसका छोटा भाई अपने बड़े भैया को ढूंढते हुए जरूर आएगा यहाँ, और तभी हम लोग इन दोनों को पकड़ लेंगे, उसके बाद ही इन दोनों भाइयों की कहानी खत्म कर देंगे। अपने सरदार की बात सुनकर वह लोग ऐसा ही करते हैं और सोमू को बांध देते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक रोज नीलम सूर्या के यहाँ आती है और सूर्या से रोते रोते कहती है, सूर्या तुम्हारे भैया पिछले कुछ दिनों से घर पर नहीं आए, मुझसे कह कर गए थे कि सूर्या से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। सूर्या मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। नीलम की बात सुनकर सूर्या अपने मन में कहता है, भाभी की बात सुनकर तो यही लगता है कि जिस दिन मैंने भैया को यह सारी बातें बताई थी, कहीं उस खजाने को पानी की लालच में कहीं उस हवेली में तो नहीं चले गए, अगर वह वहाँ गए होंगे तो उन्हें पकड़ न लिया हो। यह सारी बातें खुद से कहते हुए वह नीलम से कहता है, भाभी अब चिंता मत कीजिए, मैं भैया को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें सही सलामत ही घर पर लाऊंगा, अब आप चाहिए मैं भैया को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वह अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और खुद से कहते हुए जाता है, अब मैं अपने भैया को कैसे बचाऊं? एक जगह तो इतने सारे खतरनाक डाकू और एक जगह मैं अकेला। एक काम करता हूँ, राजा जी के पास जाता हूँ, अब वही मेरी कोई सहायता कर सकते हैं। वह इतना
राजा जी के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, राजा जी, मेरा नाम सूर्या है। मैं आपके ही राज्य में सुखीरामपुर नाम के गांव में रहता हूँ। मेरे भैया जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे और तभी उन्हें कुछ खतरनाक डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे बड़े भैया को सही सलामत घर लाने में सहायता करें। ओहो सूर्या, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा। वैसे भी उन डाकुओं ने हमारे राज के लोगों का जीना हराम करके रखा है। उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों के ठिकाने का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आज जब तुम हम लोगों को उनके ठिकाने पर ले जा रहे हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। सेनापति जी, हमारी सेना को तैयार कीजिए। वह लोग उन डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ वह डाकू सरदार सोमू से कहते हैं, यह तुम्हारा कैसा भाई है? इतने दिन हो रहे हैं और तुम्हारे भाई का तो अता पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे भाई को तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम